तो हेलो बच्चों, आ गया हूँ मैं अपना थर्ड लेक्चर लेके, जो कि है आपका टॉपिक इंटीग्रेशन के ऊपर। इंटीग्रेशन एक बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है, थोड़ा सा हैवीवेट टॉपिक है, और इंटीग्रेशन से हम इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है थोड़ा बहुत उसको डिस्कस करते चलेंगे। तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक इंटीग्रेशन पर। तो आज हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। इंटीग्रेशन जो है वो आपको मैंने पहला दिन ही बताया था, जो कैलकुलस का जो पार्ट है उसमें डिफरेंशिएशन होता है, उसमें इंटीग्रेशन होता है। तो ये इंटीग्रेशन पार्ट को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात, तो इंटीग्रेशन होता क्या है? अगर आप ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन यानी कि कोई भी चीज का समेशन, कोई भी चीज का समेशन। समेशन, अच्छा सर, समेशन मतलब ऐड करना। समेशन मतलब ये एक कुछ है, उसके साथ कुछ और ऐड करो, कुछ और ऐड करो, कुछ और ऐड करो, सबको ऐड करते करते जाओ, ये होता है समेशन। अच्छा, फिर सर समेशन करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? समेशन तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं ना। तो वो चीज मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक्चुअली होता क्या, देखो, मान लो तुम्हारे पास एक कटोरा है यहाँ पे, जिसमें कुछ इतना पानी भरा हुआ है। मान लो तुम्हारे पास एक और कटोरा है जिसमें इतना सा ही पानी भरा हुआ है। मानो तुम्हारे पास एक और कटोरा है जहां पे पूरा पानी भरा हुआ है। ऐसे बहुत तुम्हारे पास बोल्स है। अब तुम्हें अगर मैं बोलूं कि बेटा मुझे बता दे कि टोटल जो पानी है, कितना पानी है इसमें, तो तुम देखो, ये सब वेरिएबल क्वांटिटीज है, इसमें कोई फिक्स क्वांटिटी तो है नहीं कि इसमें फिक्स 2 लीटर है तो इसमें 2 लीटर 2 लीटर है, सबको जोड़ दूं मैं, नहीं जोड़ सकता क्योंकि फिक्स्ड क्वांटिटी तो है नहीं। इसमें क्वांटिटीज जो है वो वेरिएबल क्वांटिटीज है। तो फिर ये जो समेशन, समेशन किसका समेशन? समेशन ऑफ वेरिएबल क्वांटिटीज, वेरिएबल क्वांटिटीज। जब हम किसी भी वेरिएबल क्वांटिटीज जो फिक्स्ड नहीं है, वेरी कर रहे हैं, उन क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी कि ये सब, मान लो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम सबको ऐड करते करते जाएंगे, जाते 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 जो पूरा आएगा, वो पूरा जो आएगा वो इंटीग्रेशन से आ रहा है आपका। तो ये जो पूरा आ रहा है, ये इसको समेशन हो रहा है, और समेशन किसका हो रहा है? वेरिएबल क्वांटिटीज का हो रहा है। इसे ही हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, अब द मेन चीज ये है कि इंटीग्रेशन अब कैसे करते हैं वो आपको मैं सिखाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बेसिक कुछ चीजें जान लेते हैं। वो है कि इंटीग्रेशन में कोई भी चीज का इंटीग्रेशन, कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन, मानो कि आप एफ एक्स एक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ये जो एफ एक्स फंक्शन है इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, यानी कि आपको एक ऐसा साइन देना पड़ता है। ये साइन होता है आपका इंटीग्रेशन साइन। ये होता है आपका इंटीग्रेशन साइन। और आपको यहाँ पे जिस वेरिएबल को के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको एक dx लिखना पड़ता है। तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन का फॉर्म। अब इंटीग्रेशन का फॉर्म, अब आपको इंटीग्रेशन करना सीखना है। इंटीग्रेशन जानने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज जानने होंगे, तब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। वो फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन के टाइप्स को डिस्कस करता हूं। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इंडेफिनाइट, एक होता है आपका डेफिनाइट। अगर मैं आपको सरल भाषा में इंडेफिनाइट और डेफिनाइट इंटीग्रेशन का थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं, तो ये होता है कि इंडेफिनाइट में आप जब समेशन कर रहे हो, मान लो आप समेशन कर रहे हो, ऐसा समेशन करते करते जा रहे हो, अब आपको कोई लिमिट नहीं है समेशन का, मतलब समेशन आपको बोला है कि समेशन कर लो, लेकिन कोई मैंने लिमिट सेट नहीं किया है कि आप यहां से यहां तक ही समेशन करो या यहां से कुछ और समेशन करो, आपको लिमिट नहीं दी गई है। इन दैट केस इट इज एन इंडेफिनाइट इंटीग्रल। इसका मतलब ये है कि इसमें
नो लिमिट इज सेट। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप प्लस कर रहे हो समेशन कर रहे हो, लेकिन वो कहाँ तक कर रहे हो, कहाँ तक आपको करना है, उसमें उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता इसमें। तो इसको नो लिमिट इज सेट इन इंडेफिनाइट इंटीग्रल, बट इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आपका लिमिट सेट किया जाता है। लिमिट इज सेट, दैट इज द मोस्ट basic and most important difference between indefinite and definite integration. So first of all तो लिमिट इसमें सेट नहीं किया जाता। अच्छा सर ये दिखने में कैसा होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा था ये fx ऐसा, fx dx और ये इंटीग्रेशन साइन, तो इसमें भी ऐसा ही रहता है, ये ऐसा रहता है fx dx, ऐसा दिखने को होता है। लेकिन अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल पे जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो इंटीग्रेशन साइन है, इस इंटीग्रेशन साइन में ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। अब ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी कि यहां पे जो नंबर बैठेगा अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट पे, वो नंबर से स्टार्टिंग हो रहा है आपका समेशन, और ऊपर जो अपर लिमिट है वो है आपका लिमिट सेट की समेशन यहां से शुरू करके आपको यहां तक समेशन करना है, और उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो बेसिकली मैंने इंटीग्रेशन करने का एक लिमिट सेट कर दिया कि आप यहां से स्टार्ट करो और यहां तक जाओ, है ना, आप यहां से स्टार्ट करो यहां तक जाओ, तो एक लिमिट सेट हो गया इंटीग्रेशन करने का, तो उसे ही कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो आशा करता हूं मैं आपको समझा पाया कि इंडेफिनाइट और डेफिनेट इंटीग्रल में फर्क क्या होता है। अच्छा एक और चीज आपको जानना पड़ेगा, इंडेफिनाइट इंटीग्रल में आपको यू हैव टू ऐड अ कांस्टेंट, जिसको हम c लिखते हैं, कांस्टेंट c आफ्टर इंटीग्रेशन। यानी कि जब आप इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि आपके पास ये fx फंक्शन है, मैं आपको समझाऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझो कि अगर आपके पास एक fx फंक्शन है, उसको अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इंटीग्रेट करने के बाद जब इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, उसके बाद आपके पास एक कांस्टेंट आएगा c, जिसको आपको आंसर के साथ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल में आपको कोई कांस्टेंट c तो नहीं लगेगा, नो कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस्ड, कोई कांस्टेंट आता नहीं है इसमें। अच्छा लेकिन यहां पे जो लिमिट्स दी जाती है ना, वो लिमिट्स को आपको वैल्यू डालना पड़ता है इक्वेशन में, डालने के बाद आपको सॉल्व करना पड़ता है। वो मैं आपको जब डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं वो तब वहां पे आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि आपको थ्योरी ऐसे पढ़ा के आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं सवाल कराऊंगा तो वहां पे आपको बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा तो अब हम कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं इंटीग्रेशन के, और फिर फॉर्मूलाज लिखने के बाद हम सॉल्व करते करते जाएंगे क्वेश्चंस। तो मिटा देगा मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन आप क्लास 12 अपने भैया अगर कोई होंगे क्लास 12 में अपने सीनियर्स, तो उनसे पूछ सकते हो कि भाई इंटीग्रेशन चैप्टर कैसा है मैथ्स में, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, लेकिन बहुत स्कोरिंग भी है। खैर इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज हमको पढ़ने हैं। फॉर्मूलाज तो मैंने एक चीज आपको कहा था, शायद नहीं कहा था, अभी कह देता हूं, जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन से ऑपोजिट होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूलाज आते हैं उनके ऑपोजिट जो फॉर्मूलाज होते हैं वो इंटीग्रेशन में बनते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अच्छा वो अगर पहले मैं लिखते लिखते जाता हूँ फॉर्मूलाज है, फिर मैं आपको समझाते समझाते जाऊंगा। जैसे कि अगर आपके पास
इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx अगर आपके पास है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू dx तो आपको हर इंटीग्रेशन में आपको रखना ही पड़ेगा, कांस्टेंट इनटू dx। तो इस टाइप में आप इंटीग्रेशन में क्या करोगे, देखो ये जो c है, ये c होता है आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कभी इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जैसे डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। सो कांस्टेंट आपका बाहर निकल जाएगा और dx का इंटीग्रेशन होगा, और जब dx का इंटीग्रेशन होता है तो ये d हट जाता है और सिर्फ x आ जाता है, विच इज यहाँ पे सिर्फ x आएगा, तो ये हो गया आपका cx। ठीक है ना, तो ये आपका cx आ जाएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप एग्जांपल ले सकते हो एक, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। अगर आपको ऐसा कोई इंटीग्रेशन दिए जाए तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ये 2 है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो उसको बाहर निकालो, 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx करोगे तो आपका इंटीग्रेशन x आता है, तो 2x। अच्छा, एक और चीज, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई लिमिट सेट नहीं की गई है। अगर लिमिट सेट होता तो आपको ये x की जगह पे लिमिट्स की वैल्यू डालनी पड़ती, लेकिन अभी लिमिट सेट नहीं है, इसका मतलब ये एक इंडेफिनाइट इंटीग्रल है। और मैंने आपको ये कहा था कि जब भी इंडेफिनाइट इंटीग्रल का केस आता है तब आपको फॉर्मूला लगाने के बाद आपको एक कांस्टेंट c को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन हट गया, अब मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट c को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये रहा हमारा फंडा। ठीक है, अच्छा मैं इसको a मान लेता हूं कांस्टेंट को, क्योंकि c दोनों सेम हो गए तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। ये a है कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला अगर आप देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x टू द पावर n dx। तो जब x टू द पावर n dx यानी कि कोई x के ऊपर कोई अगर पावर रहता है, अगर x के ऊपर कोई भी पावर रहता है तो आप इंटीग्रेशन उसका कैसे करोगे? तो इसका बहुत सिंपल है, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आपको x के पावर में n+1 रखना पड़ता है। ये जो x टू द पावर n होता है वो x टू द पावर n+1 आ जाता है, और नीचे डिवाइड में n+1 आता है, और ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो ये c हो जाता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा एज इट इज। ये फॉर्मूला है, x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n+1 by n+1 plus c। दिस इज द integration of x to the power n. Now integration of sin x dx. So if integration of sin x dx, तो हम जब डिफरेंशिएशन करते थे वहां पे आपका sin x का डिफरेंशिएशन cos x आता था, यहां पे भी sin x का cos x ही आएगा इंटीग्रेशन, बट यहां पे एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cos x अगर मैं करूं तो आपको अगर याद होगा कि डिफरेंशिएशन में जब करता था तब cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस sin x, लेकिन यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x नहीं होगा, यहाँ पे sin x होगा, जो कि उल्टा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो केस है वो थोड़ा सा पलट गया। डिफरेंशिएशन में केस में sin x इज इक्वल टू cos x आता था, लेकिन यहाँ पे sin x इज इक्वल टू माइनस cos x आया, और यहाँ पे cos x इज इक्वल्स टू माइनस sin x आता था डिफरेंशिएशन में केस में, लेकिन यहाँ पे cos x इज इक्वल टू sin x आया, ये इंटीग्रेशन के केस में। अच्छा, और फॉर्मूला लिखते हैं, चलो एक और फॉर्मूला आता है जो कि आपका sec स्क्वायर x dx। तो ये आपका sec स्क्वायर x dx, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है tan x का। उल्टा हो रहा है क्योंकि tan x का को पता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, अभी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर दो तो tan x आ जाता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और ऑपोजिट। ओके, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाओ,
अगर आपके पास इंटीग्रेशन में e टू दी पावर x रहा, e टू दी पावर x dx, तो आपको पता होगा कि e टू दी पावर x dx का जब मैं डिफरेंशिएशन करता था तब भी e टू दी पावर x dx ही आता था। सिमिलरली e टू दी पावर x dx का जब मैं इंटीग्रेशन करूं फिर भी e टू दी पावर x ही आएगा। और लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर 1/x का मैं dx निकालता हूं तो वो आ जाता है इंटीग्रेशन में ln x प्लस c। आपको याद होगा ln x का जब मैं डिफरेंशिएशन करता था तब 1/x आता था, और 1/x का जब इंटीग्रेशन करूंगा तब ये ln x आ जाएगा। क्लियर बात? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास e टू दी पावर 2x रहा तब आप क्या करोगे इंटीग्रेशन में? तब आपको ये जो e टू दी पावर 2x ये एज इट इज आएगा, और ये जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा प्लस से। सिमिलरली e टू दी पावर 3x आएगा तो ये आ जाएगा आपका e टू दी पावर 3x बाई 3 प्लस। ये याद कर लेना आप लोग, जब आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे ये सब तो आपको बहुत ही डिटेल्स में आपको आपके मैथ्स वाले टीचर समझा देंगे, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में आपको बस याद रखने का खेल है और थोड़ा बहुत समझने का खेल है। मैथमेटिक्स जितनी आपको लगेगी मैं उतना ही आपको करा रहा हूँ, ज़्यादा आपके प्रेशर नहीं दे रहा। तो ऐसे चलते रहेगा, है ना। तो ये आपके कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको याद होने चाहिए, और अब इन्हीं फॉर्मूलाज को आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट कर लो। इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे अब हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम एप्लीकेशंस में जंप करेंगे। तो फिर मैं मिटा देता हूं यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज। अभी हम एक काम करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि सबसे पहले क्वेश्चंस हम करते हैं आपका इंडेफिनाइट इंटीग्रल के ऊपर, इंडेफिनाइट इंटीग्रल के ऊपर। अच्छा, इंडेफिनाइट इंटीग्रल के ऊपर अगर हम कुछ क्वेश्चंस करें तो क्या कर सकते हैं? तो मानो एक पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये fx का एक फंक्शन मान लो, ऐसे fx का एक फंक्शन है जो है एक्स स्क्वायर, तो इसको आप इंटीग्रेट करो। तो अब इसको अगर जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो आपका ऐसा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको dx लाना पड़ता है इंटीग्रेशन करने के टाइम, है ना। तो एक्स स्क्वायर dx, अब इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हो एक्स स्क्वायर dx, आपको पता होगा कि ये एक फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म? x टू दी पावर n dx का फॉर्म में आ गया। और आपको पता होगा x टू दी पावर n dx का जब इंटीग्रेशन करते हैं हम तो वो आता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो ये x टू दी पावर n है, तो n का वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? x टू दी पावर n प्लस 1, सो 2 प्लस 1 बाई n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, और ये इंडेफिनाइट इंटीग्रल है तो प्लस c, तो ये आ गया आपका x क्यूब बाई 3 प्लस c। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? है ना, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। fx इज इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं fx इज इक्वल्स टू cos x। अब cos x का इंटीग्रेशन करते हैं, तो अब हम जब cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और आपको पता होगा कि cos x dx का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तब हमें sin x मिलता है, तो ये आ जाएगा आपका sin x प्लस c। इजी पीजी, ऐसे ही होता है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको फॉर्मूला में आपको इसको डाल देना तो ये निकल जाता है आंसर।
अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये होल्ड, अच्छा ये एक्स एक्स स्क्वायर। तो अब देखो इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये ये पूरा टर्म को आपको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको dx इंट्रोड्यूस करना है तो पूरे में dx इंट्रोड्यूस होगा। अब आप इस केस में क्या करोगे, इसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि cos x dx प्लस इसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करोगे dx। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा cos x है तो cos x है तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा sin x, sin x आ जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा सर यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, हाँ ये x क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और आपको एक कांस्टेंसी लेना है तो ये आ जाता है ना। मजेदार। ये क्वेश्चन कराने का मतलब मुझे यही था कि आपको मैंने दिखा दिया कि आप इंडिविजुअल करोगे तो ऐसे आएगा, आप इसको भी इंडिविजुअल करोगे तो ऐसे आएगा, और अगर आपको समेशन में दिया हो या सब्सट्रैक्शन में दिया हो तो आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये इंडिफरेंट इंटीग्रल आपको करना है ऐसे, बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूला डालो इंटीग्रेशन कंप्लीट। क्लियर, समझ में आया, समझ में आना तो चाहिए भाई, बहुत इजी है, इसमें उतना कुछ रॉकेट साइंस तो अप्लाई नहीं हुआ है। चलो इंडेफिनिट इंटीग्रल का हमारा केस सॉल्व। अब हम करते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बेटा, आप क्लास 11th में उठे हो तो सिलेबस बहुत ह्यूज है, तो आशा करता हूं आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे। अच्छा डेफिनाइट इंटीग्रल, तो डेफिनाइट इंटीग्रल में आपको अभी थोड़ा सा समझने का थोड़ा सा चीज है, जैसे कि अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, आपको इंटीग्रेशन करना है मान लो एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो आप एक्स स्क्वायर dx का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, अब मैंने क्या कहा था कि डेफिनाइट इंटीग्रल में आपको जो लिमिट सेट की जाएगी, तो यहां पे मानो लिमिट है आपका 0 से 1, तो आपको सॉल्व कैसे करोगे इसको, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। देखो एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर तो एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में है, तो एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में है तो इसका मतलब इसमें आपका फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स टू दी पावर n dx का फॉर्मूला लगेगा। तो वो क्या होता है सर, x 2+1 बाई 2+1। मजा आया, फील आया, तो ये आता है आपका फॉर्मूला। अच्छा सर यहाँ पे कांस्टेंट देना है क्या, नहीं देना है भाई, क्यों, डेफिनेट इंटीग्रल है ना, तो डेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट नहीं देना है। अच्छा तो फिर सर यहाँ पे जो लिमिट का फंडा है ये समझ में नहीं आया मुझे, मतलब मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया कि लिमिट में ये करे क्या। अरे भाई समझ में आएगा, देखो यहाँ पे ये है आपका x 2+1 और 2+1, ये आपने एक फॉर्मूला में आपको प्लेस कर दिया। अब आपको करना क्या है, इसका आपको वैल्यू डालना है, ये ऊपर 1 तो ऊपर 1 लिखो, नीचे 0 लिखो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ये जो इक्वेशन निकला आपका, यानी कि एक्स क्यूब बाई 3 बाई 1 0, यहां पे आपको एक बार 1 का वैल्यू x में डालना है, सॉरी x का वैल्यू 1 डालना है, एक बार x का वैल्यू 0 डालना है, और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। समझ में आई मेरी बात, यानी कि अगर मैं 3 को बाहर निकाल दूं तो 1/3 और ये x क्यूब 1 0, तो यानी कि यहां पे एक बार x का वैल्यू आपको 1 रखना है, यानी 1/3 ये x टू पावर 1, फिर आपको माइनस करना है। अच्छा किससे माइनस करना है, आपको x का वैल्यू 0 रख के माइनस करना है। x का वैल्यू आप जब 0 रखोगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 0, है ना, 0 टू द पावर 3 0। तो यानी कि
यहां पे आपका आ जाता है x, सो x/3। यहां पे आपको कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस नहीं करना, तो आपका आंसर ऐसे आ जाता है। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। x का वैल्यू आपको 1 रखना है, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको x का वैल्यू 1 रखना है, यानी कि आपको x की जगह पे तो 1 रखना है, 1⁻³ माइनस 1⁻0, है ना। एक बार x का वैल्यू 1 रखना है जो कि 1⁻3, और एक बार 1⁻0⁻3, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया था माइंड मेरा, सॉरी। आपको x का वैल्यू एक बार 1 रखना है तो 1⁻3 आएगा, और x का वैल्यू एक बार 0 रखना है तो 0⁻3 आएगा, और आपको दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। आप जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये 0 तो ये 0, और ये 1⁻3 तो 1, सो बेसिकली इट इज 1/3। ठीक है, ऐसे करना है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। cos x लो, cos x ले लो, इसमें आप लिमिट्स डाल दो 0 से π/2। ठीक है, cos x dx और 0 से π/2 इसका लिमिट्स डाल दो। तो आप जब लिमिट डालोगे तब आपको देखने को मिलेगा कि cos x को जब इंटीग्रेशन करोगे तो cos x आएगा आपका sin x। अच्छा, sin x, वेरी गुड। अच्छा, इसको अभी आपको ब्रैकेट में डालो और इसके वैल्यूज डालोगे। आप कौन कौन से वैल्यूज डालोगे? एक बार π/2 डालोगे, अच्छा एक बार 0 डालोगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक बार x के जगह पे π/2 आएगा, माइनस एक बार x की जगह पे 0 आएगा। तो करते हैं sin π/2 माइनस sin 0। अच्छा, तो सर sin π/2 यानी sin 90 डिग्री, वैल्यू कितना आता है सर? 1। तो sin 90 डिग्री यानी कि 1। सर sin 0 डिग्री कितना वैल्यू आता है सर? 0, सो 1 - 0, सर आंसर आएगा 1 आपका। आया समझ में? तो बेसिकली एक आपको फॉर्मूला तो डालना ही है, फॉर्मूला डालने के बाद एक बार आपको अपर लिमिट को बिठाना है फॉर्मूला में x की जगह पे, देन आपको सब्सट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट को बिठा के। यही होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल का फंडा, और ये आपके फिजिक्स के जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इंडेफिनाइट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको डेफिनेट इंटीग्रल काम में लगा के आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ दिस। ऐसे करना है आपको, सिंपल। अगर आपको ऐड दिया रहता कि x² प्लस cos x dx, तो आप सिंपल वही करते, आप एक बार x² को करते, फिर cos x को करते, फिर आप वैल्यूज डालते, है ना। तो ऐसे आपको करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मानो e⁻²x dx, और ये लिमिट्स जो है 0 से 1 सेट किया मैंने। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको देखोगे मैंने क्या कहा था कि e⁻x रहा तो सिर्फ e⁻x हो जाता है उसका इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे e⁻²x है। तो जब मैंने कहा था कि e⁻समथिंग x होगा, तो e⁻²x या 3x जो भी हो वो तो आएगा, उसके साथ डिवाइड में ये नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो e⁻²x बाई 2 है, तो ये 2 आ जाता है नीचे, और इसमें आपका वैल्यू डालना पड़ेगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जो कि 1 और 0 है। तो इसमें से मैं ये 2 को बाहर निकाल देता हूं, तो 1/2 आएगा यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे आएगा आपका e⁻²x 1 0। एक बार e⁻²x की जगह पे 1 रखो तो आपका ये आएगा e⁻² इंटू 1 माइनस e⁻² इंटू यहाँ पे x का 0 रखो, 0। तो ये आएगा आपका हाफ e⁻²
2 माइनस e टू दी पावर 0 माइनस e टू दी पावर 0। अच्छा, तो सर यहाँ पे आपका e टू दी पावर 2 और e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर 0 आ गया। तो यहीं पे आप इसको क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। e टू दी पावर 0 जो आपका आता है वो आता है आपका 1 और e टू दी पावर 2 आएगा आपका, तो ये बेसिकली e टू दी पावर 2 माइनस 1 बाई 2 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, इतना कुछ नहीं है। तो इंटीग्रेशन में आपका अभी बस मैं ये किया। अब मैं आपको एप्लीकेशंस समझाऊंगा कि इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे टाइप से आप इसको यूज कर सकते हो। अभी तक मैंने जो जो पढ़ाया आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब आपको केसेस क्या क्या होते हैं, मतलब इंटीग्रेशन का यूज कहाँ क्या होता है फिजिक्स में। तो पहले तो इंटीग्रेशन का जो यूज होता है वो होता है आपका रॉड प्रॉब्लम्स में। रॉड प्रॉब्लम्स, तो ये रॉड प्रॉब्लम्स होते क्या है। रॉड प्रॉब्लम्स यानी आपको कभी कभी फिजिक्स में ऐसा होता है, जब आपको एक मान लो आपके पास एक रॉड है, तो होता यूं है कि आपको कभी कभी ये जो रॉड को आपको फॉर्म करना पड़ता है, यानी कि आपको रॉड का फॉर्मेशन करना पड़ता है। कैसे फॉर्मेशन, यानी आप मानो आपके पास एक ऐसा सर्कुलर पीस है, ठीक है, एक छोटा सा एक ऐसा सर्कुलर पीस है। तो इस सर्कुलर पीस के साथ मैं अगर और एक सर्कुलर पीस लूं, मैं एक और एक सर्कुलर पीस लूं, एक कॉइन शेप्ड ऐसा लूं, ऐसा लूं, और फिर मैं सबको जोड़ते जोड़ते जाऊं। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि मैं ऐसा है, मतलब क्या बोलूं मैं, अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि अब मानो मेरे पास दो बॉल्स है, तो मैं मानो यहाँ पे मैं एक ऐसे लूं, फिर मैं एक ऐसे डालूं, फिर मैं यहाँ से एक और बॉल डालूंगा, फिर और बॉल डालूंगा, डालते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एक ऐसा फिगर हो जाएगा। तो उसी केसेस के लिए ये रॉड प्रॉब्लम्स हम ऐसे बना सकते हैं। तो अब ध्यान से सोचो कि मैं जो कर रहा हूं, मैं सबको अलग अलग पीसेस ले रहा हूं, फिर उन लोगों को जोड़ रहा हूं, यानी कि मैं यहाँ पे एक हद से समेशन कर रहा हूं। और जब हमने पढ़ा था कि समेशन यानी कि इंटीग्रेशन, जब भी वेरिएबल टर्म्स का हम समेशन करते हैं तब हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ये अगर मैं ये एक एल लेंथ का एक रॉड को मैं बनाना चाहूं जिसका मास होगा m, जिसका मास होगा m और इसका लेंथ होगा l, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, तो इस सिस्टम में मैं कॉइन शेप को जॉइंस कर करके ये मैं आपका जो रॉड है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक चीज ध्यान से समझो, ठीक है। मान लो एक आपके पास ये जो कॉइन्स को आप लगा रहे हो, ये x डिस्टेंस दूरी से ये आपके पास एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा ऐसे हजारों टुकड़े ऐसे 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 आएंगे, ठीक है ना। तो ये एक टुकड़ा है x डिस्टेंस पे, जो इसका जो होगा, इसका जो लेंथ होगा वो dx होगा। dx यानी मतलब एक जो x डिस्टेंस है, उस x डिस्टेंस में एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस, कोई भी छोटा सा डिस्टेंस, एक बड़ा मान लो एक ऐसा एक डिस्टेंस है, उसमें से अगर मैं इतना सा डिस्टेंस को मान लूं, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस, तो उसको मैं dx बोल सकता हूं, क्योंकि अगर ये x हुआ तो ये आपका dx होगा, मतलब कि छोटा सा डिस्टेंस। मान लो अगर मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल में एक बड़ा सा रेडियस r हुआ और उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा मैं ले रहा हूं, तो ये dr हो जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे बड़ा सा जो डिस्टेंस है वो x, उसमें छोटा सा पार्ट dx। ठीक वैसे ही
अगर ये डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस में मैं कॉइन्स को जोड़ने वाला हूँ वो अगर x है, तो उसका छोटा सा टुकड़ा ये dx होता है, ठीक है। अब ये dx जो एलिमेंट है इसका भी कुछ मास होगा, जो कि आपका मास होगा dm मास क्यों होगा, क्योंकि भाई इसका जो पूरा पूरा मास है वो अगर m हुआ, तो इसका जो छोटा सा टुकड़े का जो मास होगा वो dm होगा। समझ रहे हो ना, dm मैं dx यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक छोटा सा एक टुकड़े का मैं को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे x जो डिस्टेंस है उसमें से छोटा सा टुकड़ा dx को जस्टिफाई कर रहा हूँ, dm जस्टिफाई कर रहा हूँ एक बड़ा सा मास में एक छोटा सा टुकड़ा। तो एक ऐसा मास होगा, फिर एक ऐसा और एक मास होगा, फिर एक ऐसा और एक मास होगा, तो सब मास एक साथ जब समेशन होगा तभी तो एक ऐसा फुल मास क्रिएट करेगा। तो ये छोटे छोटे मासेस को मैं dm पकड़ते पकड़ते जा रहा हूँ। अच्छा, तो इन दिस केस अगर आप ध्यान से देखो कि जो ये लेंथ है, ठीक है, फॉर लेंथ L, अगर आपके पास ये पूरा लेंथ L है, तो इस L लेंथ के लिए आपके पास कितना मास आ रहा है, आपके पास m मास आ रहा है। L लेंथ के लिए आपके पास m मास आ रहा है। और आप अगर मैं यूनिट लेंथ की बात करूं, तो यूनिट लेंथ के लिए आपके पास मास आ रहा है m/l, यूनिटरी मेथड। ओके, अच्छा, अगर यहां पे अगर मैं जो लेंथ dx के लिए, dx यानी ये एक छोटा सा जो टुकड़ा है जो कॉइन है, उस छोटे टुकड़े के लिए कितना मास आएगा, विच इज dx के लिए कितना मास आएगा, वो आएगा आपका m/l dx। अच्छा, तो ये जो पूरा ये छोटे से टुकड़े के लिए इतना मास है, छोटे से टुकड़े का मास है, तो छोटे से टुकड़े का मास को हमने dm पकड़ा था, तो ये एक्चुअली आपका क्या है, ये आपका dm है। आ रही ना बात समझ में। तो ऐसे डीएम्स को मैं ऐड करते करते जाऊंगा, ऐसे डीएम्स को मैं उठाऊंगा, ऐसे पटकूंगा, ऐड करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड करूंगा। जब मैं सबको एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ ऐड करूंगा तब आएगा आपका समेशन का काम। जब समेशन का काम यानी कि इंटीग्रेशन का काम। तो यहां पे हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मैं जब करूंगा तो इंटीग्रेशन आपका किसका होगा, क्योंकि डीएम है आपका m/l dx। आई बात समझ में। अब हमें लिमिट्स भी तो डालने होंगे ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में आपको लिमिट्स डालने होते हैं, क्योंकि आपको जब काम कर रहे हो आप तो एक बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको बाउंड्री में लिमिट तो सेट करना ही होगा ना, तभी तो आप सवाल का आंसर निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आप देखो कि आपका लिमिट क्या बन सकता है, आप थोड़ा सा सोचो कि लिमिट यहाँ पे क्या बन सकता है। क्योंकि मैं एक चीज सोचो, मैं यहाँ से, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं ये कॉइन्स को जोड़ना शुरू कर रहा हूँ, करते 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 यहाँ तक मैं ज्वाइन करूंगा। तो दिस इज माय फाइनल पोजीशन ऑफ जॉइनिंग द कॉइन्स एंड दिस इज माय इनिशियल पोजीशन ऑफ जॉइनिंग द कॉइन्स। तो इनिशियल पोजीशन तो 0 था, लेकिन मैं कितना लेंथ तक गया ज्वाइन करते करते, L लेंथ तक गया, यानी कि मेरा लिमिट स्टार्ट हुआ 0 से और लिमिट खत्म हुआ L लेंथ पे, यानी इसका जो मेरा लिमिट्स होगा वो होगा 0 से लेके L तक। समझ में आया, समझ में आया। तो अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं। ml मास लेंथ ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकल आएंगे, ये हो जाएगा आपका L0 और ये dx है, तो ये आ जाएगा आपका dx। अब dx का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका x और L0। अब एक बार x की जगह L का वैल्यू रखो और एक बार x की जगह 0 का वैल्यू रखो, तो m/l, L माइनस x की जगह 0 रखो तो 0, सो इट इज m/l into L एंड L कट गया तो आपका m मास। तो इसका मतलब ये जो m मास बना, ये मास कहां से बना, ये छोटे छोटे डीएम मास, मतलब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इन टुकड़ों को जब आपने ऐड किया, ये जो टुकड़े हैं इनका जो लेंथ है वो है dx, और ये dx लेंथ के टुकड़े जिनका मास है dm, उन dm मासेस को जब हमने ऐड किया
तो हमने इंटीग्रेशन बिठाया तो हमने देखा कि हमें मास m मिला। इसका मतलब ये जो फुल बॉडी है m मास है, ये बना हुआ है इन छोटे छोटे dm मासेस से। ये टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत काम आने वाले हैं जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन चैप्टर्स करोगे, तो आपको ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम, तो वहाँ पे ये सब का बहुत काम है, तो यूजेज है। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को सीखते सीखते चलना है। तो ये हो गया आपका रॉड प्रॉब्लम्स में। अब हम आते हैं हमारा डिस्क प्रॉब्लम्स। तो ये मिटा दे रहा हूं मैं। अच्छा, आपको अगर समझ में फिर से भी नहीं आया, थोड़ा सा हैवी चीज हो सकता है, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज आपको करवा देता हूँ। रॉड प्रॉब्लम्स यानी कि अगर मुझे एक रॉड बनाना हो तो मैं रॉड कैसे बना सकता हूँ? मैं छोटे छोटे ऐसे ऐसे छोटे 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 ऐसे सर्कुलर पार्ट्स अगर मेरे पास हो तो उनको मैं अगर जोड़ दूं, ठीक है, तो मैं एक ऐसा एक शेप पाऊंगा जो कि रॉड होगा। तो इस रॉड को मुझे पाने के लिए मुझे जो छोटे छोटे जो सर्कुलर कॉइन बोल सकते हो आप, तो इन कॉइन का जो लेंथ है वो एक्चुअली एक्स लेंथ अगर ये हुआ डिस्टेंस, तो उसमें से बहुत छोटा सा डिस्टेंस विच इज dx लेंथ है ना, और उसका जो मास होगा वो dm मास होगा, बिकॉज टोटल जो मास है उसमें से बहुत छोटा सा मास है dm, बहुत छोटा सा मास, तो ये dm भी यहाँ पे हुआ। अब ये dm को जब मैं अब dm, अब आप ये देखो कि लेंथ l के लिए अगर m मास होता है तो एक यूनिट के लिए m बाई l होगा, और अगर dx यूनिट के लिए, dx यूनिट मतलब ये, मतलब एक कॉइन के लेंथ के लिए आपके पास मास कितना आएगा? ml dx, m by l dx। तो ये जो m by l dx मास है, यही आपका मास हुआ कॉइन का मास यानी dm। आप इसी dm, आप इसको इंटीग्रेट करो। अब लिमिट सेट करना है आपको, 0 से लेके l का लिमिट लिया मैंने, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और l लेंथ तक जा रहे हैं, तो इसका लिमिट जो आएगा 0 से लेके l। तो आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको m मास मिल जाएगा। m मास है इस पूरे रॉड का मास। तो ये आपका रॉड प्रॉब्लम हो गया। अब आप जाते हैं डिस्क प्रॉब्लम्स पे। फिजिक्स बेटा अभी भी शुरू हुई नहीं है आपकी। ये सब बहुत ही बेसिक बेसिक चीज है जो मैं आपको समझाते समझाते जा रहा हूँ। ये एक्चुअली जब खाना होता है ना, खाना बनाना होता है, तब आपको मिक्सी में मसाले वसाले पेस्ट करने होते हैं। तो ये वही है बेटा, इंग्रेडिएंट्स मैं तैयार कर रहा हूँ। जब मैं एक्चुअल फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज़ें अच्छे से बेटर समझ में आएंगी, ठीक है ना? ओके, तो ये आ गया आपका डिस्क प्रॉब्लम्स। डिस्क प्रॉब्लम्स, तो बेटा डिस्क प्रॉब्लम्स में होता क्या है, आप मानो आपके पास एक छोटा सा सर्कुलर एक डिस्क टाइप का है जिसका रेडियस है r। अच्छा, अब बेटा ये जो सर्कुलर पोर्शन है, ये पोर्शन आप यहां से अगर ऐसे ऐसे इसके पार से ऐसे इसके पार से और ऐड करते करते जाओगे, इसके पार से फिर से और थोड़ा सा ऐड करते करते जाओगे, इसके पार से और थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओगे, तो बेटा एक चीज नोटिस करो कि आप जितना पीछे 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 ऐड करोगे वो धीरे 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 एक्सपांड होगा, है ना? अच्छा, वो एक टाइम ऐसा ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये जो पूरा डिस्क बन रहा है, ये जो पूरा डिस्क बन रहा है, वो डिस्क आपका ये जो समेशन से बन रहा है, छोटे छोटे जो रिंग्स है, छोटे छोटे जो रिंग्स है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो स्मॉल रिंग्स है, स्मॉल रिंग्स आर summed up to produce a disk। यही तो हो रहा है कि ये जो छोटे छोटे रिंग्स है, ये सम्ड अप हो रहे हैं जिससे एक डिस्क बना हुआ है। तो ये आपका
ऐसे डिस्क बनता है एक। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं ये जो रिंग है, उस रिंग को मान लो यहां से मैं काट दूं, काट के मैं इसको सीधा कर दूं। ये जो रिंग है इसको मैं काट के यहां से सीधा कर लूं, तो ये ऐसा कुछ आएगा आपका। अच्छा सर, ये अगर ऐसा आता है तो इसका जो लेंथ होगा सर, वो लेंथ कितना आएगा? अच्छा मुझे बोल दो बेटा, इसका लेंथ कितना आएगा? थोड़ा सा आइडिया लगाओ लगाओ लगाओ, आइडिया लगाओ कि लेंथ कितना आ सकता है। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो इसको आपने इसको खोला, खोल के आपने इस यहाँ पे रखा, तो बेटा इसका जो लेंथ है, क्या वो सरकमफेरेंस नहीं आ जाएगा? आएगा ना, सरकमफेरेंस आएगा। तो क्योंकि ये तो पूरा सरकमफेरेंस आपका है, तो उसको आप निकाल के खोल दो, तो खोलोगे तो आपको सरकमफेरेंस ही तो आएगा ना। तो बेटा सरकमफेरेंस क्या है यहाँ का? सरकमफेरेंस सर यहाँ आपका सरकमफेरेंस है आपका 2πr। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही, 2πr है इसका सरकमफेरेंस। अच्छा सर, इसका अगर 2πr इसका सरकमफेरेंस है, और सर ये जो अगर आपको ये पोर्शन सर ये कितना है? मैं बोलूं बेटा, ये तूने क्या किया था, तू तेरे पास तो एक इसको तूने कर्व से खोला, फील लेने की कोशिश करो। आपने इसको एक ऐसा एक कर्व था, वहां से आपने इसको खोला, ऐसे इसको ऐसे खोला, तो इसका एक कुछ रेडियस था। अब ये एक पोर्शन को अगर आप ऐसे खोल लेते हो, इस ऐसे एक पोर्शन को अगर आप काट लेते हो, ठीक है, तो जब काटोगे बेटा, तब ये जो पूरा रेडियस है, ये जो पूरा रेडियस है, ये पूरा रेडियस में से थोड़ा सा रेडियस आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा। समझ समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो पूरा रेडियस है, इस पूरे रेडियस से थोड़ा सा रेडियस आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि आप जब इसको काट रहे हो यहां से, तो थोड़ा सा रेडियस आप निकाल ले रहे हो ना, थोड़ा सा। तो जब एक पोर्शन आप लेते हो, मैंने क्या कहा था, जब आप बहुत आपके पास है, उसमें से आप छोटा सा एक पोर्शन ले रहे हो, तब आपको dr dx ये सब आता है। तो यहाँ पे बहुत एक r है, उसमें से छोटा सा एक r ले रहे हो, तो फिर बेटा यहाँ पे आपका जो ये आता है, ये आ जाता है आपका dr। तो बेटा इसको जब आप खोलोगे तब आपको ये ऐसे खुलेगा, इसको जब आप खोलोगे तब ऐसे खुलेगा। अच्छा भाई, यहाँ पे अगर ये आपका 2πr हो जाता है, इसका मतलब ये भी आपका 2πr हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। और अगर ये dr होता है, तो ये भी तो आपका dr हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो और ये 2πr होता है, तो ये आपका हो जाता है dr। समझ में आया, फील हुआ, चमका चमका कॉन्सेप्ट। एक्चुअली थोड़ा सा शायद हो सकता है कि आप थोड़ा सा आपको है ना, ये सब चीजें थोड़ा सा नई नई लगे, लेकिन आपको यूज तो होना पड़ेगा ये सब चीजों से। तो ये 2πr dr, अच्छा मिटा देता हूँ इसको मैं, 2πr dr। तो बेटा यहाँ पे जो एरिया निकल के आया आपका, इस पार्ट का एरिया, तो वो आपका निकला 2πr dr। अब कुछ लोग बोलेंगे ये 2πr dr क्यों हुआ सर? अरे भाई ठीक है बेटा, बेसिक से पढ़ाना है ना, बेसिक से पढ़ा देते हैं। चलो, एरिया आपको पता होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, और लेंथ आपका है 2πr, तो बेटा 2πr इनटू dr हो गया आपका। तो बेटा ये डिस्क प्रॉब्लम्स पे ये आपका एरिया हो जाता है इस पोर्शन का, 2πr dr। अच्छा सर मजा आया, लेकिन सर एक बात बताओ कि ये जो सर्कल मतलब ये जो डिस्क है हमारे पास, ये डिस्क का जो एरिया होता है सर, वो तो होता है πr²। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो सर πr² के लिए जो मास होता है वो होता है सर m। मैंने कहा बिल्कुल सही, πr² के लिए m मास होता है। तो सर अगर मैं यूनिट मास पूछूं आपसे, तो सर वो आएगा m/πr²। मैंने बोला बिल्कुल सही, यही आएगा। अगर एरिया πr² एरिया के लिए, मतलब पूरा एरिया के लिए, सर्कल का एरिया के लिए आपका m मास आता है, तो एक यूनिट एरिया के लिए m/πr² मास आएगा। तो सर अगर 2πr dr के लिए कितना मास आएगा, यानी कि
इस छोटे से एरिया के, यानी कि ये जो पूरा सर्कल है, पूरा डिस्क है, इसमें से छोटा सा मैं पार्ट जो मैंने लिया था, उस पार्ट का अगर मैं, ये जो वो पार्ट है, उस पार्ट का अगर मैं एरिया निकालना चाहूं, तो सर वो एरिया जो निकलेगा, तो सर वो एरिया तो आपका ये एरिया है 2πr/dr, क्योंकि ये एरिया से आया है। अरे ये छोटा सा एरिया है ना, छोटे पोर्शन का पूरा तो ए है, उस पूरा ए में से छोटा सा पोर्शन का एरिया, तो इसको मैं डी ए लिख सकता हूं। तो ये छोटे से एरिया के लिए कितना होगा, डी ए के लिए ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका m/πr² एंड यहाँ पे आपका आएगा 2πr/dr। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2πr/dr, 2πr/dr आ जाता है आपका। ठीक है, ओके। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका m/πr² है। अच्छा एक चीज याद है, अच्छा एक चीज गलती हो गई मेरे से, जो कि है ये जो पूरा रेडियस है वो तो आपका r है, मतलब कैपिटल R है, पूरा रेडियस है ना, ये पूरा रेडियस है, ये कैपिटल R है, तो ये आपका कैपिटल R हो जाएगा, और ये आपका कैपिटल R हो जाएगा, और ये भी आपका कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ दिस रीजन। अब दिस रीजन का एरिया मिल गया, मतलब इसको अगर मोड़ोगे तो ये ऐसा आएगा, थोड़ा सा आएगा। आपको पूरा डिस्क का एरिया निकालना है ना, इतना रीजन का एरिया निकाल के तो मुझे कोई काम नहीं है, मुझे ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर सम अप करना है मुझे। इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन करना है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही, इंटीग्रेशन करना है, यानी कि इस पूरे टर्म का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करो, डीए का इंटीग्रेशन करो, यानी m, अच्छा पाई पाई यहाँ पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका mr² इंटू 2r/dr। अच्छा बहुत बढ़िया। तो सर ये जो mr² 2r/dr, तो सर यहाँ पे हमें जो d के साथ r है, इसका मतलब ये आपका r जो वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे आपका r को लेके आपको इंटीग्रेशन करना है। बाकी जो टर्म्स है, इसका मतलब ये सारे टर्म्स कांस्टेंट टर्म है, तो इनको बाहर निकालो, तो ये आ जाएगा आपका एरिया इज इक्वल्स टू, कितना आएगा आपका, सॉरी एरिया, अच्छा ये डी ए के लिए नहीं, ये मास ऑफ द रिंग, मास ऑफ द रिंग के लिए, रिंग के मास के लिए, रिंग के मास के लिए इसका इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये m, ये r², अच्छा इंटीग्रेशन बाहर निकाल देते हैं इसको, ये 2 भी बाहर निकल जाएगा, और अंदर रहेगा आपका r/dr। यहाँ पे 2m/r², ये r/dr है, तो इसको आपको यहाँ पे r²/2। अच्छा अब सर लिमिट तो हमें बिठाया नहीं, हाँ लिमिट डालना पड़ेगा हमें। लिमिट कहाँ से कहाँ डालना है सर, लिमिट आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया, और आप सर r तक जा रहे हो, यानी कि आपका लिमिट जो होगा वो 0 से r होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, 0 से r होगा, तो लिमिट में आपका 0 से r बैठेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2m/r² इंटू r²/2 माइनस r की जगह पर 0 आएगा, तो यहाँ पे एक बार 0/2 यानी कि 0, यानी कि मैं मिटा देता हूँ, कुछ आएगा ही नहीं उस साइड। तो यहाँ से r² से r² कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो मास है वो m आ गया, यानी कि ये पूरे जो डिस्क है उस डिस्क का मास
आपका m आएगा। तो ये आपका डिस्क प्रॉब्लम्स में आता है। डिस्क प्रॉब्लम्स या फिर आपका जो मैंने लॉज प्रॉब्लम सिखाया उसमें मेन चीज यही है कि आपको फिगर आउट करना है कि जो मास, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो पूरा मास होता है एम मास, वो एम मास एक छोटे 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 मासेस से बनता है। अब इन छोटे छोटे मासेस को जब हम समेशन करते हैं यानी कि इंटीग्रेशन करते हैं तब आपका एक बड़ा मास आता है। तो उसी से हमने तोड़ के आपको दिखाया। अब मैंने आपको तोड़ के दिखाया कि जो रॉड या फिर डिस्क जो फॉर्म होता है वो एक्चुअली में ये छोटे छोटे मासेस से फॉर्म होता है, जो कि बड़ा मास m हो गया। तो ये आपका डिस्क प्रॉब्लम्स था और थोड़ा सा टॉपिक हाई चला गया, बट आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको थोड़ा सा अच्छी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो ये आपका डिस्क प्रॉब्लम्स मैंने करा दिया और इंटीग्रेशन का पार्ट हमारा ओवर हो गया है, मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट हमारा ओवर हो गया है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा वो यूनिट डायमेंशन के ऊपर आएगा। यूनिट डायमेंशन का हम थ्योरी पढ़ेंगे, अच्छे से यूजेज पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे हम, HCV से क्वेश्चन करेंगे और भी अच्छी जो क्वेश्चंस होंगे, PYQs होंगे, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।